प्रेयर है, उसी से शुरू करते हैं। ठीक है। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सभी को नमस्ते। तो आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले एक रीकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, और फिर वहाँ से फिर ओवर टू दी ऑडियंस, और जो भी सवाल है फिर उसको हम लोग टेकअप करेंगे। तो पिछली बार मैंने सभी के साथ यही शेयर किया कि कैसे मुझे 1-1.5 साल रहने का अवसर मिला मेरे टीचर के साथ जो अमरकंटक में रहते थे, और अभी भी उनका पूरा फैमिली वहीं रहता है। उनका नाम नागराज जी है, और उनके पास जो मुझे रहने का मौका मिला, तो वो 800 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेद को कैरी कर रहे थे अपने साथ। और अब उनकी बेटी जिनका नाम अम्बा बुआ है, वो अब उस ट्रेडिशन को कैरी कर रही हैं अपने साथ। तो नाड़ी परीक्षा, औषधि निर्माण और उसके आधार पे फिर चिकित्सा। तो वहाँ पे 1 साल रहने में जो सबसे पहले मेरे टीचर ने मेरे साथ काम किया, वो था मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि नाड़ी समझी जा सकती है, और धीरे से कि कोई भी उसको समझ सकता है। एक वैद्य समझ सकता है, अर्थात एक नॉर्मल पर्सन भी समझ सकता है। तो जो पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था वो यही था कि कैसे नाड़ी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है। ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशंस करना और ऑब्जर्वेशंस को धीरे से अपने ब्रेन में रजिस्टर करना, ये ऑफ कोर्स एक प्रैक्टिस की चीज़ है, लेकिन शुरुआत यहीं से है कि नाड़ी समझ सकते हैं कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास फलानी डिग्री है तो ही आप समझ सकते हैं, आपके पास कोई और विशेष हुनर है तो ही आप समझ सकते हैं। तो नाड़ी सभी से समझी जा सकती है, और कोई भी इसको समझ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो जो पहली चीज़ मेरे टीचर ने मेरे साथ किया वो था कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि हाँ, आप नाड़ी समझ सकते हैं। दूसरा स्टेप जो हुआ, जो उन्होंने मेरे साथ किया, वो था कि नाड़ी के महत्व को एस्टैब्लिश करना। तो कोई भी स्टूडेंट नाड़ी क्यों समझे, स्पेशली अगर इस पूरी दुनिया में इतने सारे यंत्र हैं जो सभी कुछ बता ही पा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से बता पा रहे हैं, और उस आधार पे आज मॉर्टैलिटीज़ बहुत सारी प्रिवेंट होती हैं, बहुत सारी गहरी बीमारियां भी प्रिवेंट होती हैं। तो क्यों नाड़ी समझें, इसका क्या महत्व है। तो जो दूसरा काम मेरे टीचर ने मेरे साथ किया वो था कि नाड़ी के महत्व को मेरे तक पहुंचाया। तो उन्होंने इस बात को रखा कि कोई भी ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन रेस एज अ होल में कॉन्फिडेंस कब होता है, जब वो किसी यंत्र पे विश्वास करते हैं तब कॉन्फिडेंस होता है, या जब वो खुद खड़े होते हैं, खुद चीज़ों को कर पाते हैं, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो उन्होंने यही कहा और यही मेरे अंदर एस्टैब्लिश किया कि नाड़ी एक बहुत ही प्रिसाइज टूल है फॉर डायग्नोसिस। एंड नंबर 2, जब एक मानव इस नाड़ी परीक्षा को करता है और उस परंपरा को एस्टैब्लिश करता है, तो उस पूरे प्रोसेस में हमें ह्यूमन बीइंग पे विश्वास या कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे ये चीज़ें ह्यूमन बीइंग समझ सकता है, हर जगह मशीन की ज़रूरत नहीं है।
या अगर मशीन है भी तो भी मेरे पास एक ह्यूमन बीइंग है जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। एट द एंड ऑफ द डे एज अ एंटायर रेस हम खुद कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, एंड वहीं से हर ह्यूमन बीइंग की जर्नी है। तो इसी आधार पे मैंने पिछली बार भी शेयर किया था कि जब मैं उनके पास रह रही थी, मैं उनके पास 2012-13 में रही थी, तो उस टाइम पे वहाँ पे एक कोई आए थे उनसे डिस्कस करने कि कैसे एक नाड़ी यंत्र बन सकता है। तो वो व्यक्ति तो बॉम्बे से आए थे और उन्होंने वो कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे नाड़ी यंत्र तैयार हो रहा है और कैसे एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट हो रहा है। तो वो तो अपनी डिस्कशन करके चले गए, लेकिन मैं उनके पास जो रह रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बाबा जी इसकी ज़रूरत है, मतलब अगर एक नाड़ी यंत्र तैयार हो रहा है तो फिर रियली में ह्यूमन बीइंग की इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इसको सीखना आवश्यक है। एंड देन ही सेड ओनली वन थिंग कि देखो भाई, यंत्र तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम कब एज ए ह्यूमन रेस खड़े होंगे कि यस हमें एक ह्यूमन बीइंग पे कॉन्फिडेंस है। आज अगर हम जिंदा हैं और हमारे जिंदा रहने का कोई कारण है तो हम पाएंगे कि कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग का इंस्पिरेशन हमारा कारण है। तो हमारे अंदर कोई एक इंस्पिरेशन रहता है जिसके कारण हम अपने आप को आगे बिल्ड करते हैं और आगे जीने की आशा हमें बनी रहती है। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग के सक्सेसफुल होने में या कॉन्फिडेंटली जीने में कोई पीछे है तो वो एक ह्यूमन बीइंग है, ना कि एक यंत्र, ना कि एक मशीन। तो ये उनका मेरे लिए एक वन लाइन आंसर था, एंड उसी से फिर मैंने आगे अपनी जर्नी को तय किया। और खुद मैंने फिर 1-1.5 साल उनके पास रहने के बाद मैंने फिर मेरी खुद की प्रैक्टिस शुरू की थी बनारस में, जहाँ मैंने 2 साल अपना खुद का क्लिनिक चलाया और साथ में नाड़ी परीक्षा को बेसिस रखते हुए अपनी सारी ट्रीटमेंट्स को किया। तो ये एक मेरे लिए काफ़ी अच्छा दौर था कि वो 2 साल में मेरे अंदर एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ, मुझे नाड़ी समझ में आ रही है। और वो मुझे कैसे समझ में आया, तो जो भी प्रॉब्लम एक पेशेंट मेरे सामने लेके आता था उसके मूल कारण को मैं आइडेंटिफाई कर पाती थी। उस मूल दोष को मैं फिर लक्षणों से या हेतु से टैली करती थी कि जो मैं देख पा रही हूँ क्या ऐसा कुछ उसके हिस्ट्री में मिलता है, क्या ऐसे ऐसे कोई हेतु मिलते हैं क्या जिससे रिकन्फर्म होता है कि हाँ मैं जो देख पा रही हूँ ठीक है कि नहीं। या सेकेंडली जो मैंने देखा वो हो सकता है अभी नहीं हो रहा हो लेकिन आगे चल के घटित हुआ हो, तो उसका बेसिस भी हमें नाड़ी में मिलता है, अर्थात हिस्ट्री में भी मिलता है, अक्सर मिलता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव था। फिर मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया कि इस नाड़ी को सीखने के प्रोसेस में हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को कैसे करें। तो पिछली बार ये डिस्कस किया था कि कैसे एज अ स्टूडेंट मैंने खुद लगभग 3 से 4 महीने लगातार एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी देखी। और स्वस्थ व्यक्ति कौन, तो जो मेरे गुरुजी ने खुद डिक्लेयर किया कि हाँ ये स्वस्थ व्यक्ति है, इनकी आप नाड़ी ऑब्जर्व कीजिए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, क्योंकि अगर हमें कोई भी नाड़ी को पहचानना है तो सर्वप्रथम ये पहचानना होगा कि जो स्वस्थ नाड़ी की रिदम है वो कैसी है। ठीक है, तो उसके बारे में अनेक ग्रंथों में, अनेक किताबों में आया हुआ है कि एक स्वस्थ नाड़ी कैसी फील होती है। तो बिल्कुल वैसे ही मेरे टीचर ने भी मुझे बताया कि स्वस्थ नाड़ी में हमको 3 रिदम्स पता चलेंगे, है ना। और नाड़ी कैसे देखना है, तो हमारी जो हैंड है, हमारी हैंड में जो जहाँ अंगूठा कंप्लीट होता है, तो बिल्कुल वहीं पे रिस्ट जॉइंट पे एक बोनी प्रोमिनेंस है। बोनी प्रोमिनेंस को जैसे ही हम छोड़ते हैं तो हम 3 फिंगर्स को एक साथ रखते हैं, विद द इंडेक्स फिंगर फर्स्ट, देन द मिडिल फिंगर एंड देन द रिंग फिंगर। और फिर जो हमको 3 डिफरेंट रिदम्स पता चलती हैं, वो रिदम्स कैसी है, तो जो सबसे पहली रिदम है वो है ठोकर लगती हुई नाड़ी।
तो जो पहला रिदम हमको इंडेक्स फिंगर में पता चलेगा वो है ठोकर लगती हुई नाड़ी, और वह है वात का इंडिकेशन। फिर सेकंड है जो हमको मिडिल फिंगर में पता चलेगा, और वो है सरकती हुई नाड़ी। मतलब जो रिदम हमको फील होगा वो ठोकर लगती हुई नाड़ी से भिन्न होगा, अर्थात वो सरकती हुई रिदम होती है। और जो तीसरी रिदम है, अर्थात जो रिंग फिंगर में महसूस होता है, वो हमको होगा खींचती हुई रिदम हमको महसूस होगी, और यह हमें कफ दोष को इंडिकेट करती है। तो हम जब भी पकड़ेंगे तो पहले इंडेक्स फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर। तो पहले जहां अंगूठा खत्म होता है, जहां पे बोनी प्रोमिनेंस है, उसको छोड़ के फिर हम तीनों फिंगर्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने अपना हाथ पलट दिया तो वंस अगेन मैंने मेरी उंगलियां भी पलट दी, सच दैट जो इंडेक्स फिंगर है वो पहले है, फिर मिडिल फिंगर है, और फिर रिंग फिंगर है। तो इस प्रकार से ये तीनों फिंगर्स को हम प्लेस करेंगे, और हमको हर फिंगर पे कोई ना कोई रिदम महसूस होने वाला है। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी जब हम पकड़ते हैं तो उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो फर्स्ट रिदम हमको महसूस होता है वो है ठोकर लगती हुई। तो यू विल फील अ स्ट्रॉन्ग रिदम, ओके, अ लिटिल लाइक अ हैमर लाइक रिदम फील होगा। फिर सेकंड है सरकती हुई नाड़ी, और तीसरी है खींचती हुई नाड़ी। ओके, तो इस प्रकार से हम हर फिंगर पे, पहली फिंगर पे वात दोष, दूसरे फिंगर पे पित्त दोष, और तीसरी फिंगर पे कफ दोष को महसूस कर सकते हैं। तो इसको हमें प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप बोलेंगे हमें कहाँ से मिलेगा स्वस्थ व्यक्ति, तो सही बात है। तो शुरुआत कहाँ से होगी आपकी, कि आप ऑब्जर्वेशंस करना शुरू करें, अपनी नाड़ी देखें दिन में 2-3 बार। इसके अलावा घर में जितने लोग हैं उनकी नाड़ी ऑब्जर्व करें दिन में 2-3 बार, सवेरे उठने के साथ, या फिर दिन में लंच करने के बाद, या फिर कोई अस्वस्थ है तो उसकी नाड़ी देखें। शाम को जब हम कहीं दौड़ भाग करके आए तब हम नाड़ी देखें, और रात को सोते समय फिर से नाड़ी को देखें। और जो हम देख रहे हैं उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो रिदम हम फील कर रहे हैं उसको हमें याद रखने का भी प्रैक्टिस करना है। तो याद रखने का जो प्रैक्टिस है उसके लिए आप एक छोटी सी नोटबुक बनाएं, और उस नोटबुक में आपको जो महसूस हुआ उसको आप नोट कर लीजिए। जो आपके मन में भाषा आ रही है उसको आप नोट करिए। कुछ लोगों को वर्ड्स नहीं आते हैं तो कुछ लोगों को रिदम ड्रॉ करना समझ में आता है, तो वो उसको ड्रॉ करें। ठीक है, तो रिदम को ड्रॉ करें, रिदम को लिखें, लेकिन कुल मिला के प्रैक्टिस ये करना है कि आपको रिदम को नोट करना है या ड्रॉ करना है, और इसको रेगुलर बेसिस पे करना है। तो एक छोटी सी नोटबुक, उस नोटबुक में आप एक लाइंस खींच सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप हर दिन डेट डालें, डेट के साथ आपने जो फील किया उसको नोट करें या ड्रॉ करें, एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे जो भी आपने देखा है उसको भी आप नोट करें। ठीक है, तो शुरुआत तो बहुत ही बेसिक और सिंपल है कि हमको अपनी ऑब्जर्वेशंस बढ़ानी है, और ऑब्जर्वेशंस हम जितना बढ़ाते हैं उतना हमको रजिस्टर होने लगता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिदम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गतिज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लय, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिच। ठीक है, सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि हमको ये रिदम्स पहले ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व करते करते आपको विद इन अ मंथ, या हो सकता है किसी को विद इन 10 डेज, हो सकता है विद इन 1 डे, आपको ये पता लगने लगेगा कि अरे ये तो ठोकर है, ये तो सरकती हुई है, ये तो खींचती हुई नाड़ी है। ओके, जब मैं वर्ड खींचती हुई यूज कर रही हूँ, इट मीन्स इट इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है, बहुत ही जेंटल पुल है वो, बहुत ही जेंटल रिदम है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से वात पित्त कफ को हमें इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना है,
उसके रिदम को कैच करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी शुरुआत है और मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई। मैं उनके साथ जितना समय रही और मैंने जितने भी नाड़ीज देखी, उनके साथ जितने भी पेशेंट आते थे, क्योंकि उनके पास, मेरे गुरुजी के पास बहुत ही सीरियस केस आते थे, साधारण ज्वर के पेशेंट नहीं आते थे। तो मुझे तो यही शंका होने लगी थी कि मैं ज्वर के पेशेंट को देख पाऊंगी कि नहीं। बट रियलिटी ये है कि जितना हम वात पित्त कफ को सटीक तरीके से पकड़ते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम बाकी सारे चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना खुद सीखते हैं फिर, ओके। तो मैंने भले ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की नाड़ी देखी, भले ही जिसकी किडनी डायलिसिस हो रही हो या क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर हो, ऐसी नाड़ियाँ देखी, लेकिन जब मैं खुद प्रैक्टिस में पहली बार उतरी तो मेरे पास तो कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया। मेरे पास कौन लोग आए? मेरे पास वो लोग आए जिनको ज्वर था, जिनको प्रतिशय था, दीर्घकालीन कास का रोग था, श्वास रोग था या विबंध की समस्या थी, अर्थात ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, या जिसको बहुत गंभीर व्याधि नहीं बोलेंगे, ठीक है। या डायबिटिक लोग आए या पाइल्स के पेशेंट आए या ब्लड प्रेशर के पेशेंट आए, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? इसी विधि से पहचानेंगे, ठीक है। क्योंकि हर डिजीज का बेसिस इज वात पित्त कफ, और अगर हमको वात पित्त कफ पहचानने में आने लग गए हैं तो हमारी जो मेडिसिन देने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही प्रिसाइज होने लगती है। तो भले ही वो व्यक्ति कह रहा हो कि मेरे अंदर जो सिम्टम्स हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत चक्कर आ रहा है, और हमको लग रहा है ये तो वात के सारे लक्षण हैं, ठीक है। लेकिन आप नाड़ी को ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है उसके मूल में कारण पित्त हो या कारण कफ हो। तो मूल दोष को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल दोष को हम पहचानते हैं तो हमारी चिकित्सा की जो डायरेक्शन है वो बहुत सटीक होने लगती है, ठीक है। तो फॉर एनीवन द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग वात पित्त एंड कफ, द रिदम ऑफ दीज थ्री, ठीक है। तो मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई। इनफैक्ट जब मेरे टीचर ने मुझसे कहा 1 साल पूरा होने के बाद कि बेटा आप तो नाड़ी सीख चुके हैं, तो मैंने उनसे कहा कि बाबूजी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ आता है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम अपना समय लो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम सीख गई। तो मैंने कहा लेकिन मैं कैसे पहचानूंगी ऐसे रोगी को जो मैंने आज तक आपके साथ भी नहीं देखा है? मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि उसको कौन से धातु का विकृति है? तो उन्होंने बहुत ही सिंपल नियम दिया मुझे, और वो नियम मैं आज तक अप्लाई करती हूँ, और वो नियम हर नाड़ी प्रैक्टिशनर अप्लाई कर सकता है। वो है कि जब भी हम पहली बार कोई एक नए डिजीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू नाड़ी, तो हमारा आधार क्या होगा? तो हमारा आधार होगा जो भी लक्षण समुच्चय, जो भी सिम्टम्स वो पेशेंट या वो व्यक्ति हमें बता रहा है, हम उसको केयरफुली सुने, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो आयुर्वेद की अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्या सप्त धातुओं के लक्षण होते हैं, विकृति के लक्षण होते हैं, या कोई भी डिजीज होती है, उस डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उन सिम्टम्स को हमें पहले ध्यान में रखना है और फिर हमें उसे नाड़ी में देखना है। तो क्या हो रहा है, अब हम रिवर्स लर्निंग कर रहे हैं, विच मीन्स कि जो नाड़ी में हमें दिख रहा है उसको हम मैप कर रहे हैं उस लक्षणों के साथ और उस धातु विकृति के साथ, ठीक है। उसको आपको ऑब्जर्व करना है और नोट करते जाना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पाओगे कि अगली बार उसी डिजीज या उसी सब धातु विकृति का व्यक्ति जब आपके सामने प्रस्तुत होगा, और भले वो आपके सामने वो डिजीज का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी आप जैसे ही नाड़ी को पकड़ोगे आप बोलोगे अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, आई हैव सीन दिस नाड़ी, एंड वेरी इमीडिएटली यू विल बी एबल टू राइट डाउन योर नोटेशंस, योर प्रिसिशन विद मोर डिटेल, ठीक है। तो ये प्रोसेस है नाड़ी को लर्न करना, फिर रिवर्स प्रोसेस नाड़ी की प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना।
तो बिल्कुल उसी पद्धति से मैंने भी अपनी आगे लर्निंग्स करी हैं। जो डिजीजेस मैंने मेरे गुरुजी के साथ नहीं देखा, वो मैंने फिर खुद देखते हुए उसको मेरे अंदर इवॉल्व किया। तो मेरी भी प्रोसेस कुछ ऐसी ही रही है, और अभी भी बहुत सारी नाड़ियां हैं जो अभी हो सकता है मैंने भी नहीं देखी हैं। तो जब वो मेरे पास पहली बार आएंगे तो मेरी रिवर्स लर्निंग ही होगी, विच मीन्स कि उसके पहले लक्षण को मैं समझूंगी, वो जो भी धातुओं की विकृति होती है उस पर्टिकुलर डिजीज में जो मैं ऑलरेडी जानती हूँ, वो इंफॉर्मेशन बैंक मेरे पास ऑलरेडी है। उस बेसिस पे मैं नाड़ी में जो ऑब्जर्व कर रही हूँ उसको मैं नोट करना शुरू करूँगी। दैट्स हाउ जितनी भी किताबें लिखी गई हैं नाड़ी पे, ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, या कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, दैट्स हाउ दे हैव डेवलप्ड इट। ठीक है, तो आप कोई भी नाड़ी की किताब उठाएंगे तो उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं कि ये मुर्गे की चाल जैसी नाड़ी होती है, या फिर ये सांप जैसी नाड़ी होती है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियों के रिदम्स को बताया गया है इज थ्रू देयर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, थ्रू देयर प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नोटिंग एंड देन रीवेरिफिकेशन विद द लक्षणस। तो यही प्रोसेस हर वैद्य को भी आजमाना है, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले वात पित्त कफ को पहचानने की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी पिछली बार बात हुई थी। इसमें यह भी एक बात हुई थी कि कैसे नाड़ी में 5 स्तर होते हैं, जिसका मतलब है कि सबसे पहले हम जो नोट करते हैं तो वो होता है वात पित्त कफ। तो हम जितना दबाएंगे उतने उसके आधार पे हमको डिफरेंट लेवल्स ऑफ नाड़ी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे सुपरफिशियल हमें फील होता है, सुपरफिशियल रिदम फील होता है, वो हमें वात पित्त कफ की जो करंट स्टेटस है वो पता लगता है। ठीक है, फिर जैसे आप हल्का सा और दबाएंगे तो सप्त धातुओं की जो स्थिति है वो पता लगती है। फिर उसको और गहरा दबाएंगे तो जितने भी तंत्र हैं या सिस्टम्स हैं, तो इसमें चाहे वो मज्जा तंत्र हो, स्नायु तंत्र हो, रक्त तंत्र हो, ठीक है, अस्थि तंत्र हो, ये सारे तंत्र हमको नेक्स्ट लेवल पे पता लगता है। उसके आगे हमें पता लगता है प्राण नाड़ी, या जिसमें हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की मनस्थिति क्या चल रही है वो पता लगता है। और फिर जो 5वां लेवल है, या जिसमें हमको सबसे डीप दबाना पड़ता है, वहाँ हमें पता लगता है ग्रह बाधा या भूत बाधा, या अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो उस व्यक्ति की जो मूल प्रकृति होती है वो हमें आखिरी लेवल पे पता लगता है। ठीक है, ये भी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता है। सबसे पहले और सबसे क्रूशियल है वात पित्त कफ को समझना, उसके बाद आते हैं बाकी लेवल्स को समझना। ठीक है, तो जब मैं मेरे टीचर के पास रह रही थी तो मुझे सारे धातुओं की नाड़ी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, ना ही सारे तंत्रों की नाड़ी समझ में आती थी। ठीक है, और प्राण नाड़ी और ग्रह बाधा तो दूर की बात थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया तो कई बार मैंने पाया कि अरे यहाँ तो इस व्यक्ति के कुछ मन में कुछ चल रहा है, ऐसा पता चलता है। तो हम उसको कंफर्म करते हैं पूछ के कि क्या आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, क्या आप बहुत गहरे डिसअपॉइंटमेंट में हैं, और वो आपके अंदर खुद ब खुद उजागर होगा कि मैं क्या फील कर पा रही हूँ, और उसको आप शब्द दे पाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? ये ऐसे पॉसिबल होता है कि मानव जहाँ अपना मन लगाना चाहता है वहाँ मन लगाने से उसको वो चीज़ें समझ में आती है, जिसको अंग्रेजी में एक वर्ड देते हैं दैट फॉलो योर इंटेंशन। तो वॉट यू इंटेंड टू सी henceforth यू सी दैट। ठीक है, तो बाय दैट वेरी बेसिक प्रिंसिपल of that's how any scientist works and that's how any नाड़ी परीक्षक also works is कि बस मन लगाना है, आपको अपने अंदर डाउटलेस रहना है, आपको अपने अंदर डाउट नहीं क्रिएट करना है कि अरे मैं नहीं समझ सकती, अरे मुझे क्या समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे माइंडसेट्स को साइड में रखना है और आपको बार बार ये कहना है यस आई कैन अंडरस्टैंड,
मैं जो भी देख रही हूँ वो बहुत सेंसिबल है, वर्थवाइल है। ठीक है, तो हर विद्या को जो हम समझने चलते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर डाउट को क्लियर करना है, और मेरे टीचर ने भी मेरे साथ यही किया। मैं वहाँ पहुँच तो ज़रूर गई थी कि हाँ मैं नाड़ी सीखना चाहती हूँ, लेकिन 6 महीने मुझे खुद पे डाउट था कि मैं सीख पाऊंगी। जो नाड़ी परीक्षा सीखने के लिए जो जितने मेरे अंदर डाउट्स थे, सबसे पहले मेरे गुरु ने वही क्लियर किया कि हर मानव नाड़ी समझ सकता है, आपको बस मन लगाना है और आप नाड़ी को पहचान सकते हो। तो ये बहुत बेसिक, सटल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज कि हम अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को रखें या विश्वास को रखें। जब तक विश्वास नहीं है तब तक फेथ को रखें कि मैं नाड़ी को समझ सकती हूँ, ये मेरे रीच में है, ये मेरी पकड़ में आ सकता है। ठीक है, तो पिछली बार यहाँ तक हमारी कुछ बातें हुई थी। उसके पिछली बार जो हमारा 4 दिन का सेशन था उसमें काफ़ी लोगों ने अपने स्तर पे उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की, और प्रैक्टिस करने के तरीके में लोगों ने ऑब्जर्वेशंस को नोट किया, डॉक्यूमेंट किया, और वो मेरे साथ शेयर भी किया था। उसके बाद हमने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें जो लोग और नाड़ी परीक्षा को समझना चाहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, जिससे कि वी कैन ऑल इंटरैक्ट टुगेदर इन दिस। सो दिस इज़ वेयर वी हैड स्टॉप लास्ट टाइम। करंटली मैं आई एम बेस्ड इन केरला near Thrissur. So that's a little about me also and about my teacher. तो now अगर किसी की कोई queries हैं, कोई questions हैं, तो कृपया करके चैट बॉक्स में डालें या अपने आप को अनम्यूट करके अपना नाम बताते हुए थोड़ा अपने बारे में बताते हुए क्वेश्चन को रखें या अपनी जिज्ञासा को रखें। एक जिज्ञासा थी। यस भैया। कि योग शास्त्र में एक आते हैं ईड़ा पिंगला सुनना। यस। और उसको भी नाड़ी ही बोलते हैं। यस। हाँ। तो वो क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी बाबा जी से भी नहीं सुना उसके बारे में। और तो ओके, तो वो कैसे जुड़ा हुआ है जो अभी कम कोई बात से। ओके, तो ये जो नाड़ी वर्ड यूज हुआ है योग दर्शन में, वो बेसिकली एनर्जी चैनल्स हैं, और वो इस नाड़ी से भिन्न नहीं है, इन द सेंस कि जब तक हम मानव के पास मानव शरीर है तब तक उसके शरीर में जो कुछ भी चल रहा है उसको हम नाड़ी परीक्षा के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, और ये जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है वो योग दर्शन के डोमेन में आता है, जहाँ वो किसी और चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वहाँ मतलब एक्चुअली नाड़ी वर्ड इज़ अ मोर ऑफ अ हिंदी वर्ड। अगर आप योग दर्शन के टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उसमें नाड़ी वर्ड डायरेक्टली नहीं यूज़ हुआ है, उसमें कोई और संस्कृत का वर्ड यूज़ हुआ है मेरे हिसाब से, और वहाँ पे बेसिकली इट इज़ टू इंडिकेट अ चैनल। ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ एनर्जीज़ को देख रहे हैं और उस एनर्जीज़ को उन्होंने शब्द दिया है। ठीक है, तो वो डिफरेंट है। हाउएवर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की स्थितियों को नाड़ी परीक्षा के माध्यम से भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल बहुत सारे हमारे ट्रेडिशन में वैद्य रहे हैं जो काफ़ी लोग की नाड़ी देख के ही बता देते थे कि भाई इसमें इसके त्रिदोष तो ठीक है, लेकिन इनके शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है या ठंडक बहुत बढ़ गई है, जो कि बेसिकली ईड़ा और पिंगला को रेफर करता है ना। तो मेरी जानकारी में इतना ही है इसके बारे में। ठीक है,
Does nadi of a person remain same through the years? As you mentioned that नाड़ी याद रहती है. ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोगों का नाम याद रखना प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स की थ्योरम्स को याद रखना प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम टेबल्स को मेमोराइज करते हैं, वैसे ही हमें धीरे धीरे ये रिदम्स याद रह जाती हैं. एंड हेंस फोर्थ जब भी हम उस व्यक्ति से अगली बार मिलते हैं तो हम कह पाते हैं अरे ये नाड़ी तो बदल गई है, ये नाड़ी अब स्वस्थ हो गई है, बेटर हो गई है, जो भी है. तो वो हमारी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का या ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को अपने अंदर कितना रिगरसली किया है. ओके, so far by listening to various teachers I've reached the basic level or the first level but can't go further, also can't convert it into practice. Okay. नमस्ते जूही जी, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मे बी यू कैन अनम्यूट एंड शेयर. हेलो. हाँ जी. महाराष्ट्र. ओके, वंडरफुल. सो उसका तरीका ये होता है जो आपने पूछा कि अगले लेवल्स को हम कैसे देखें. सो जब हम वात पित्त कफ को देखते हैं तो उसके भी बहुत सारे हमें वेरिएशंस पता चलेंगे. ठीक है, तो उसमें हम ये कह पाएंगे कि कौन मूल दोष है और कौन है जो लक्षणों के रूप में प्रकट है. ठीक है, तो जैसे मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि एक होता है दोष और एक होता है विकृति. तो ये उनकी टर्मिनोलॉजी थी और हर नाड़ी परीक्षा के ट्रेडिशन में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं. तो पहले तो आपको जो वात पित्त कफ में समझ में आता है उसको आपको लिखने आना चाहिए. विच मीन्स कि अगर वो वात दोष है और कफ पित्त विकार है तो वो आपको लिखने आना चाहिए कि मैंने नाड़ी में एग्जैक्टली यही देखा है. ठीक है, फिर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे आम दोष है या निराम है. ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट चीज जो पता चलेगी कि नाड़ी का बल कैसा है. ठीक है, तो नाड़ी बलवान है या नाड़ी क्षीण है. ठीक है, फिर उसमें आप पता कर पाओगे कि नाड़ी बलवान है अर्थात व्याधि की नाड़ी बलवान है या रुग्ण का बलवान है, कौन सी चीज बलवान है. ठीक है, तो जैसे आप ऑब्जर्व करोगे तो आप फाइंड करोगे कि समटाइम्स नाड़ी बहुत दबी दबी महसूस हो रही है. ठीक है, जब आप उसको और गहरे तरीके से पकड़ोगे विच मीन्स एज यू गो प्रेस डीपर, तो जो लास्ट लेवल होती है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वहां से आपको पता लगेगा कि रुग्ण का बल कैसा है. ठीक है, तो रुग्ण का बल और व्याधि बल ये दोनों चीजों को आप डिफरेंशिएट कर पाओ, ये आपका नेक्स्ट टारगेट है. ठीक है, तो साम निराम विकृति और दुष्टि, ये दो चीजों को पता करने के बाद व्याधि बल अर्थात रुग्ण बल, ये आपको नेक्स्ट चीज पता लगेगी. ओके, तो नेक्स्ट आपको जो प्रैक्टिस करना है या आप हो सकता है आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर रहे हो कि ये दो चीजें आपको पता चले. ठीक है, कई बार नाड़ी विच मीन्स रुग्ण बल मजबूत होता है भले ही व्याधि कृच्छ्र साध्य हो. ठीक है, दिस विल गिव यू एन इंडिकेशन कि हाँ आप चिकित्सा में प्रयासरत हो सकते हैं. ठीक है, इट गिव्स यू अ ग्रीन सिग्नल, गो अहेड, डू द ट्रीटमेंट. ठीक है, सो दैट इज द नेक्स्ट लेवल यू विल सी. फिर जो नेक्स्ट लेवल है सप्त धातुओं को पहचानना, तो उसमें पहला तो यही है कि आपका जो सप्त धातुओं की अंडरस्टैंडिंग है, जो तार्किक अंडरस्टैंडिंग है, जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो आप सप्त धातुओं को अन्य परीक्षाओं से पता कर सकते हैं अर्थात स्पर्श से और प्रश्न से, तो पहले से तो उस विधि को आपको आजमाना है. ठीक है, जब हमारे पास कोई टीचर नहीं है और हम खुद देख रहे हैं तो विच मीन्स हम अपनी सेल्फ लर्निंग प्रोसेस को ऑन कर रहे हैं, तो पहले तो सप्त धातु है या कोई व्याधि है उसको आपको स्पर्श व प्रश्न के माध्यम से आपको पता लगना आना चाहिए. ठीक है,
तो रस धातु में विकृति है तो मुझे कैसे पता चलेगी? ठीक है, तो वहां मुझे रस धातु की विकृति के लक्षण पता चलेंगे। ठीक, तो उसकी मुझे त्वचा में पता चलेगा कि उस पेलनेस है क्या, पांडुता दिख रही है क्या, क्या उसको कोई कमजोरी आई कि है क्या, कोई अरुचि है क्या, कोई अश्रद्धा है क्या। तो जो लक्षण बताए गए हैं वो क्या मैं मेकआउट कर पाती हूं क्या? ठीक है, अगर आपसे ये मेकआउट हो रहा है देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर आपको पता लग रहा है प्रश्न और अन्य उदर परीक्षण या अन्य स्पर्श परीक्षणों के माध्यम से कि ये फलाने धातु की ही विकृति है, यू आर कंफर्म्ड, देन यू स्टार्ट सीइंग दैट नाड़ी। ठीक है, उस नाड़ी को सिर्फ आपको ये कहना है कि आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व व्हाट दिस नाड़ी इज लाइक। सो विदाउट पुटिंग एनी जजमेंट कि नहीं मैं नहीं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई टीचर नहीं है। ठीक है, यू टेल योरसेल्फ आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई नो द लक्षणास। ठीक है, एंड यू नोट डाउन जो भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, राइट डाउन द रिदम। अगर रिदम समझ, अगर यू आर गुड इन नोटिंग डाउन द ड्रॉइंग ऑफ इट, ड्रॉ द ड्रॉइंग ऑफ द नाड़ी दैट यू हैव फेल्ट। इफ यू आर गुड विद वर्ड्स, अगर आप उसे भाषा दे पाते हैं तो उस भाषा को दीजिए आप और उसको नोट करिए। हर 7 दिन में उसको बुलाइए, हर 7 दिन में उसकी नाड़ी को देखिए। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नाड़ी आपको रजिस्टर हो जाएगी, तो आप कह पाओगे कि ये रस दोष है, ये रस धातु में विकृति है, ये रसोपद्रव है। ठीक है, तो धीरे से आपको वो शब्द खुद आप अपने लिए कॉइन कर पाओगे और उसको फिर आप डॉक्यूमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आगे नहीं समझ पा रहा हूं या पा रही हूं, बेसिकली वहां पे लैक ऑफ ट्रस्ट है ऑन वन सेल्फ। ठीक है, तो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि मैं समझ सकती हूं। ठीक है, आई एम अ वैद्य, मुझे लक्षण पता है। तो जस्ट टेल योर सेल्फ, रिमाइंड योर सेल्फ आई कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड जस्ट नोट डाउन, डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, अगर हमें डॉक्यूमेंट करने की आदत नहीं है तो हम जो नए रिदम्स को देखेंगे उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये एक बहुत क्रूशियल चीज है कि हम डॉक्यूमेंट करें। तो बी इट इन वर्ड्स, बी इट इन ड्राइंग, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट। Okay, ma'am. ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस? I'll talk first and then get to you. Thank you very much. बिल्कुल। Okay, should we keep a slight gap between 3 fingers or join them while feeling nadi? So you just have to be very relaxed. मतलब अगर आप देखेंगे तो मेरी उंगलियों में भी गैप है ना, मतलब ऐसे मैंने चिपकाया नहीं, लेकिन आप चिपका के भी देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, है ना। तो शिल्पा मामी, भले आप वैद्य नहीं हैं लेकिन यू हैव द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व। ठीक है, सो जो आपकी कैपेसिटी टू ऑब्जर्व है उसको आपको बिल्ड करना है। तो जो भी आपको रिदम फील हो रहा है, आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की आप नाड़ी देखते जाइए, उस रिदम को आप ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं आज जो मेरे पिछले सेशन में भी थे। सो उनमें से अगर कोई है जिन्होंने इसको और कुछ प्रैक्टिस किया है या उनके मन में भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर। हाँ, नमस्ते भैया। मैंने अभी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए हैं सिर्फ दोष लेवल पे। उसमें मुझे एक प्रश्न जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मूल दोष और विकार। हाँ जी। तो पेशेंट में हम जब नाड़ी देखते हैं तो जो नाड़ी हमें लगती है, अगर हम उसे विकार समझते हैं तो मूल दोष क्या, यानी उसका चिकित्सा या संप्राप्ति में क्या भाग है? अच्छा, क्या डिफरेंस है? ओके, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तीनों दोष आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, और हमेशा
कोई एक दोष की विकृति से शुरुआत होती है और फिर बाकी दो भी बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि किसने है जिसने खेल शुरू किया, ठीक है। कौन है जो सबसे पहले दुष्ट हुआ। और इससे फर्क ये पड़ता है कि कई बार कोई केस है, मान लीजिए कास है या श्वास है, जिसमें मूल रूप से भले ही इट इज कंसिडर्ड एज अ वात विकार, ठीक है, लेकिन उसमें हमें पित्त दोष पता चल रहा है, तो हम वहां पे व्याधि की चिकित्सा तो करेंगे ही, है ना। जो व्याधि की चिकित्सा है उसको तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ मूल दोष पित्त की है, अर्थात मेरी जो चिकित्सा की डायरेक्शन है वो हो सकता है पित्त का ध्यान रखते हुए चिकित्सा, ठीक है। तो फ्रॉम दैट एंगल इट इज गिविंग यू द प्रिसिशन इन योर चिकित्सा। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ इनिशियल डेज में, क्योंकि खैर मेरी प्रैक्टिस के फर्स्ट फ्यू इयर्स ही थे, फर्स्ट ईयर ही था, फर्स्ट 2 years ही थे वो, तो उसमें नाड़ी तो समझ में आ जाती थी मुझे, और लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि व्याधि चिकित्सा में जो कल्प आए हैं उनका चुनाव करते समय मैं पित्त का ध्यान रखूं कि कफ का ध्यान रखूं, किसका ध्यान रखूं, ठीक है, कौन सी अवस्था को टैकल करना है। तो इसमें मेरे से चूक होती थी। तो भले ही वो पेशेंट बोलता था नहीं उसको उपशय मिला है, लेकिन क्योंकि मैं अपने कल्प का चयन या जो भी मैंने चिकित्सा उपक्रम का चयन किया है वो मूल दोष का ध्यान नहीं रख पाती थी, तो बारंबार वही कंप्लेन आती थी कि नहीं सब कुछ पहले से बेहतर हुआ लेकिन ये चीज कम नहीं हो रही है, ठीक है। तो व्याधि की चिकित्सा तो हम लक्षणों को समझ के भी तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। नाड़ी हमको वो प्रिसिशन, वो लाइट देती है कि ये जो दोष है ये इसका विशेष ध्यान रखना यहाँ हमारी जिम्मेदारी है। सो फ्रॉम दैट एंगल कि कोई एक चीज जो बार बार मिस हो रही है और जो बार बार पेशेंट रिपीट करता है कि नहीं ये चीज ठीक नहीं हो रही है, तो कई बार वो मूल दोष होता है जिसे हमें एड्रेस करने की जरूरत होती है। सो फ्रॉम दैट एंगल इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड वो अगर आपको अपने ऊपर वो लग रहा है, डाउट हो रहा है कि ये मैं मूल दोष देख रहा हूँ कि विकृति देख रहा हूँ, तो डोंट डाउट योर सेल्फ, है ना। डाउट को एकदम निकाल दीजिए और कह दीजिए आई एम अ वंडरफुल वैद्य एंड यू रियली आर, है ना। यू जस्ट हैव टू से कि आई कैन सी एवरीथिंग, ठीक है। तो जो भी आप देख रहे हो उसे बस आप डॉक्यूमेंट करो, ठीक है, एंड टेल योर सेल्फ। नाड़ी देखते समय आपको एकदम पता चलेगा, भले ही वो त्रिदोषज नाड़ी ही क्यों ना हो, उस त्रिदोष में भी आपको तरतम पता लगने वाला है, और जो तरतम आपको पता चलेगा उसमें जो सबसे तम है, मतलब सबसे गूढ़ जो है वही कारणात्मक रूप में रहता है व्याधि के, ठीक है। तो वो आपको पता चलने ही वाला है, पता चल ही रहा है। आपको जो अपने आप को विश्वास करना है कि यस दिस इज इट, दिस इज द बुल्स आई, आई हैव हिट द बुल्स आई। ठीक है, मैं कुछ डिटेल में पूछ, हाँ। जैसे अभी कोई रुग्ण आता है मेरे पास आया, समझो, हाँ। उसको नाड़ी मुझे वात और कफ के स्थान पे लग रही है, पित्त के स्थान में नाड़ी नहीं लग रही है, करेक्ट। उसके लक्षण भी वातकात्मक ही है, तो मैं उसमें पित्त के दोष को मूल दोष क्यों समझूं, और कि वहां पे वात या कफ में कोई मूल दोष हो। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि पित्त की नाड़ी पित्त की जगह पे नहीं दिख रही है, इज दैट राइट? हेलो, हाँ, पित्त की नाड़ी कहीं लग रही है हमें। ओके, करेक्ट, राइट, ठीक है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि हम उसे पित्त दोष क्यों माने, करेक्ट? जी। अब क्यों माने, अच्छा, ये क्वेश्चन तो भाई मेरे मन में भी आया था जब मैं मेरी टीचर के पास थी। ये कई बार
it is so obvious it is a vata vyadhi, but still the chikitsa that my teacher used to do would be of pitta or kapha, whichever. ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों है? दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट लर्न, ठीक है, एंड सो आई एम शेयरिंग विद यू. तो मे बी देर आर अदर पद्धतिज ऑल्सो, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, मुझे पता नहीं है. लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि ये दो चीजें डिफरेंट होती हैं, एक लक्षण होते हैं और एक मूल दृष्टि होती है. अगर आप लक्षणों को भी ट्रीट करने जाएंगे तो वो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे आपको मूल दृष्टि को एड्रेस करना ही पड़ेगा. दिस इज व्हाट ही वुड से. ठीक है, तो हो सकता है कि कई बार हमें लग रहा है कि नाड़ी नहीं समझ में आ रही है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही कि हमारे नाड़ी के प्रैक्टिस में अगर हम 5 आउट ऑफ 10 लोगों की नाड़ी पहचान पा रहे हैं तो इट इज वंडरफुल. वो बाकी 5 लोग जिनकी नहीं समझ में, उनका हम क्या करेंगे? तो उनको हम लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करेंगे, है ना. जो हमने लक्षण समझे, जो हमने प्रश्न के माध्यम से समझे, अन्य स्पर्श परीक्षणों के माध्यम से समझे, हम उस आधार पे फिर ऑपरेट करेंगे. तो वो भी कोई गलत नहीं है ना. कुल मिला के परीक्षणों का जो मूल उद्देश्य है कि हम चिकित्सा में और प्रिसाइज हो पाए. ठीक है, तो उसमें नाड़ी में ये कुछ सर्टन चीजें जो मुझे बताई गई कि डिफरेंशिएट बिटवीन कौन विकृति है और कौन मेन दृष्टि है. ठीक है, तो अगर किसी को नहीं आता तो वो क्या करेगा? तो वो लक्षणों के आधार पे चलेगा फिर. ठीक है, पता नहीं मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाई कि नहीं. जनरली क्या है कि हम बाकी जो ट्रेडिशंस है इसमें सीखते हैं, तो जो जिस फिंगर पे नाड़ी लगती है उसको दोष माना जाता है, और जिसमें नहीं लगती है उसको जनरली निग्लेक्ट किया जाता है. सिर्फ सिद्ध साइड में ऐसी मेथड है कि वो तीनों फिंगर्स में नाड़ी तैयार है, यानी उनकी कुछ मेथड है वहाँ पे लगती है फिर नाड़ी. फिर हम पित्त दोष को पहचान सकते हैं कि हाँ पित्त की नाड़ी कैसे लगती है. जैसे कफ की नाड़ी बहुत लोगों को नहीं लगती है, तो उनके मेथड है, अगर हम वैसा करते हैं तो कफ की नाड़ी लगने लगती है. तो वो उस हिसाब से कफ की नाड़ी कैसे लग रही है वो देखिए. सही बात. अदरवाइज तो सभी ट्रेडिशंस में मैंने जो देखा है कि जहाँ पे नाड़ी लगती है जिस फिंगर में, उसी दोष को प्रदान माना जाता है. बिल्कुल सही बात है. मैंने भी ऐसे ही सुना था जब मैं उनके पास गई थी, तब तक मैंने भी यही सुना था और यही पढ़ा था, है ना. तो मेरा भी यही था, बट आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर वात की नाड़ी लग रही और रुग्ण के लक्षण भी वात कफ के ही है, और हम चिकित्सा पित्त करके अयशस्वी हो जाए. तो इसमें मेरा जो टेक अवे रहा है सचिन भैया, वो ये है कि बेसिकली टेक्निक्स इन्यूमरेबल हैं. ठीक है, और वात पित्त कफ की जो स्वस्थ गति है वो पहचानना प्राइमरी है. ठीक है, एक बार हमको स्वस्थता पहचान में आ गई तो जो भी अस्वस्थताएं हैं जो कि इन्यूमरेबल हैं, असंख्य हैं, उसको हम पहचान पाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो एक डिविएशन है. तो डिविएशंस कैन बी अंडरस्टूड once you have known what is the base level or the base स्वस्थता. तो I think नाड़ी परीक्षा के जितने भी traditions हैं, respecting all of them, I find कि technique is secondary and primary is knowing the rhythms of वात पित्त कफ. ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है कि मैं समझ सकती हूँ, मैं मन लगाती हूँ तो मुझे नाड़ी समझ में आती है, ये प्राइमरी चीज है जो काम करती है फिर. ठीक है, और उसी आधार पे हर नाड़ी परीक्षक धीरे धीरे बहुत डिटेल्स को पहचान पाता है. ठीक है, जैसे मैं और एक नाड़ी परीक्षक से जो मिली थी, जिनके इंसिडेंट्स मैंने मेरे उनके साथ कई सारे एक्सपीरियंसेस रहे बिफोर ज्वाइनिंग आयुर्वेदा कोर्स इटसेल्फ.
तो यू नो ही वुड टेल कि आपके लाइफ में आजकल क्या क्या इवेंट्स हो चुके हैं, एंड ही वाज वेरी राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ही वाज सीइंग करेक्ट। ठीक है, वो इतनी सूक्ष्म बात भी बता देते थे कि आपके कितने अफेयर्स चल रहे हैं, वो ये भी बता देते थे कि अब समय आ गया है कि आप डिसीजन लो, आप लाइफ में कहीं डिसीजन लेने में चूक रहे हो, मेक द डिसीजन। वो ऐसी चीज़ों को भी रीड कर पाते थे। वो ये भी बता पाते थे कि उनके पास भी बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस आते थे जिनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर मानते हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट भी कर देते थे। ठीक है, तो यू नो व्हाट आई फाउंड वाज कि द मेन क्रूशियल थिंग इज कि वंस यू नो द टेक्निक देन इट इज़ अ मैटर ऑफ डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस कि मैं समझ सकती हूँ, मैं मन लगाती हूँ तो मुझे पता लगता है। तो एक बार आपको स्वस्थता पकड़ में आ गई, ठीक है, और उसको आपने मेमोराइज कर लिया, अब उसके आगे पीछे जो भी हो रहा है वो सब आपको पता चलने वाला है। तो आपको पता चल ही रहा है कि पित्त अपने स्वस्थान से निकला हुआ है। ठीक है, तो भले आप अपनी चिकित्सा जो भी उसको दे रहे हैं उसको आप जिस पद्धति से सोचते रहे हैं उसी पद्धति से दीजिए। ठीक है, एंड नोट करिए कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद क्या उस व्यक्ति को उपशय होता है, क्या उसका पित्त स्वस्थान में वापस लौटता है, हो सकता है खुद ही लौट जाए। ठीक है, तो क्योंकि तीनों दोष आपस में लिंक्ड हैं, एक को ठीक करते हैं तो दूसरे पे प्रभाव पड़ता ही है, दूसरे पे प्रभाव पड़ता है तो वो भी स्वस्थान पे पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद की ब्यूटी ही यही है कि वो कहता है कि भाई सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई भी चीज डीलिंक्ड नहीं है। तो दैट ब्यूटी इज समथिंग जो अपने आप मैनिफेस्ट होता है फिर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि विश्वास वाले पार्ट को मजबूती दी जाए, एंड स्वस्थ नाड़ी को हम जैसे जैसे कैच करने लगेंगे उसके आधार पे हमें सारे डिविएशंस पता लगने ही वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उस पे दिस इज माई टेक अवे फॉर एट द मोमेंट, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, एंड हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग आगे बदले तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट आई स्टिल फील कि हैविंग द कॉन्फिडेंस इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट रोल दैट प्लेज। ओके, चिकित्सा में ऑब्जर्वेशन बढ़ाता। यस, बिल्कुल ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते जाइए। आपकी चिकित्सा पद्धति को आप जैसा करते हैं उसको फिलहाल वैसे ही मेंटेन रखिए और देखिए नाड़ी में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, हमारे साथ और एक है अंशु आंटी, नमस्ते। आर यू कनेक्टेड? आर यू एबल टू रिलेट विद वॉट एवर आई एम शेयरिंग? Can you unmute yourself? Namaste, Guru. Namaste. I relate in the sense that I'm well aware of nadis and we call them meridians and other things as a pranic healer. Right. But I think practicing it is difficult. Like feeling knowing about Vata, Pitta, Kapha, all these are terminologies which are specific to Ayurveda. Yes. They are not part of pranic healing. So, matching them is becoming a practitioner is not so simple. बहुत आयुर्वेद के लिए बहुत वो चाहिए साधना जो आपने की है। आंटी, मुझे लगता है कि अगर मानव शरीर है तो मानव शरीर की नाड़ी जो भी कहेगी, ठीक है, वो समझ में आएगी ही सही। ठीक है, हम लोग शायद एज प्राणिक हीलर्स हम उसको एज एनर्जी दूर से महसूस करते हैं विदाउट टच। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे देखिए, आपके लिए जो वे आउट है वो ये है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हैं ही, ठीक है, तो आपको बस एक चीज के लिए यूज टू होना है, वो है रिदम्स को देखना। ठीक है, तो आप उसे नाम मत दीजिए, डोंट गिव इट नेम्स, ठीक है, but start seeing the rhythms and drawing them if you can। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने नाड़ी परीक्षा का सेशन शुरू किया है, of course it is specific to Ayurveda, but it is also something which my teacher told me
कि भाई नाड़ी परीक्षा को इतना पॉपुलराइज करो कि हर घर में एक नाड़ी परीक्षक खड़ा हो जाए जो अपने बेसिक डिसऑर्डर्स को पहचान पाए, ठीक है। एंड दिस इज पॉसिबल, विच मीन्स कि अगर हमारे पास मानव शरीर है तो मानव शरीर के जितने भी सिम्टम्स हैं हम उसको पहचान सकते हैं। अगर एक छोटा बच्चा धीरे से पहचान पाता है और बता पाता है कि हाँ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है मम्मी, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जबकि एक टाइम होता है जब बच्चे को भी नहीं होता, उसके पास कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एज ह्यूमन बींग्स वी लर्न टू स्पेसिफाई एंड शेयर व्हाट वी आर फीलिंग, ठीक है। तो सेम गोज विद यू दैट यू स्टार्ट सीइंग द नाड़ी। आप बस वहां पे उंगली रखना शुरू कीजिए, ठीक है। जो भी आपको रिदम पता लगता है जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग इट, ठीक है। डोंट गिव इट नेम, ठीक है, बट स्टार्ट ड्रॉइंग इट, स्टार्ट नोटिंग द डिफरेंस इन द रिदम। इज दैट पॉसिबल? Yeah, that is possible. But then once we know that what is right, what is, I think that you get to know with practice. Exactly. This is a healthy rhythm and this is. So when you see the first time, you're not able to make out, I can't even make out the 3 rhythms. Yes. See, when yes. I put my finger on, I can make out the first one. Yes. The second one is there, the third one I can't feel at all. Yes, yes, बिल्कुल। The third finger you can't feel at all. So I think that comes, as you have been saying again and again, that it is Yes. practice and confidence. Yes. तो Which ये gives it to you. जो सेशन है अभी ये 4 दिन लगातार होने वाला है, तो एक छोटी सी पॉकेट डायरी बना लीजिए। वॉट एवर यूर फीलिंग जस्ट ड्रॉ इट, ओके, और इफ यू हैव वर्ड्स फॉर इट राइट द वर्ड्स फॉर इट, ठीक है। एंड जस्ट टू कीप डूइंग इट, वी विल मीट अगेन टुमारो, ठीक है। And once again we will take up what all observations you have made. I will share some more experiences of mine, ठीक है। And let us see कि आपने भी क्या क्या ऑब्जर्व किया है, okay? So be, I think that's a good idea. That's a good idea. Be with the process. मुझे लगता है कि अंशु आंटी you can definitely crack it, okay? नाड़ी परीक्षा Thank you. With some good wishes, I will be able to. Yeah, you can definitely do it. Okay. गुरु की वो होती है तो सब होता है. Yeah. As I said, you are my guru today. That's the confidence my teacher had in me when I walked in, and he said, "Yes, बिल्कुल आप समझ सकते हो." And then he said, "सब समझ सकते हैं." And that was the beginning point for me. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So we'll all meet again tomorrow, और we can also talk about कि हम सप्त धातुओं को कैसे समझते हैं tomorrow. For understanding Nadi, we will have to greatly expand knowledge of body and Ayurveda. We are complete novices, so to understand what do our observations signify. Yes, and I think that ये जो हम आपने लिखा है कि है ना हमारा expansion of knowledge होना है, वो हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे हो जाएगा? Through your keen interest, ठीक है। So in any human being, the drive for learning is the keen interest. हमें keen interest होता है तो क्या चीज़ हम नहीं समझ सकते हैं, सब चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। So keeping that in mind, अगर आप एक वैद्य नहीं हैं और आप इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो this can be understood completely, ठीक है। We may use different words to express it, but we can understand it, ठीक है। सो शिल्पा मामी, आपने लिखा है कि आप एक वैद्य नहीं है, आपका एक नॉलेज सिस्टम बढ़ना है, वो बढ़ेगा। सो आपको पता लगता है कि किसी को जुखाम है, राइट? दिस नॉलेज यू ऑलरेडी नो, दिस इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी हैव। तो जिसको जुखाम हुआ है, जिसको बुखार हुआ है, जस्ट स्टार्ट सीइंग दैट नाड़ी। उसका प्रोसेस यही है, ठीक है। तो बिगिन फ्रॉम वेयर यू नो and reach to the unknown. So always the way to learn is begin from the known and move towards the unknown. तो known क्या है कि आपको पता है कि बुखार होने पे क्या लगता है। known क्या है कि किसी को जुखाम होता है तो आपको पता है कि क्या लगता है, ठीक है। So begin from there, ठीक है। और जो आपने observations करी हैं, that is your known paradigm, your known एरिया, वहाँ से ऑब्जर्वेशंस आपकी बढ़ेंगी तो यू विल स्टार्ट नोइंग द अननोन ऑल्सो, ठीक है। सो आज के सेशन को मैं समराइज करती हूँ कि द मूल आइडिया इज टू हैव द कॉन्फिडेंस, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज टू बिल्ड द ऑब्जर्वेशंस,
ऑब्जर्वेशंस में है कि हम 3 अपनी फिंगर्स को रखेंगे और जो डिफरेंट रिदम्स है उसे हम धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। दिस इज आवर बिगिनिंग पॉइंट। वहाँ से हम शुरू करते हैं तो धीरे 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 हमें अलग अलग नाड़ियों को देखते देखते हमें जो स्वस्थ नाड़ी है वो पहले हाथ लगेगी। वो देखने के बाद फिर हमें रुग्ण का बल व व्याधि बल, ये 2 अलग अलग चीज़ें समझ में आने लगती हैं। वो बहुत ही स्वाभाविक होता है। आप ऑटोमेटिकली देखोगे, आप बोलोगे अरे ये तो व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड, व्हाट डू आई डू। ठीक है, दैट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आते हैं कि सप्त धातुओं को देख पाना, फिर और गहराई को हम ऑटोमेटिकली देखने लगते हैं। ठीक है, सो विद दिस शैल वी स्टॉप फॉर टुडे? यस, ठीक है। सो ठीक है, सो वी विल स्टॉप फॉर नाउ। सभी को नमस्ते। कल फिर से 6 बजे हम लोग मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते विजय भैया, कल जरूर आइएगा फिर से, एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।